इस खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू जी। सर, जेके न्यूज़ टुडे में बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम चूँकि टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम सीधा आते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए ये साल टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो क्या फ़ोकस क्या रहेगा और अब तक क्या-क्या चीज़ें की जा रही हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट्स का रश काफ़ी बढ़ने लगा है। उसके कई कारण हैं। एक तो जो सिचुएशन, मौसम और उसके साथ-साथ जो प्रमोशनल एफर्ट्स भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने किए हैं और इसके कारण टूरिस्ट का आना-जाना चल रहा है और हमारे होटलों की कैपेसिटी भी अच्छी तरह से ऑक्यूपाइड है और इसमें प्रमोशन पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है इस टाइम। दूसरा, कई सारे जो नए डेस्टिनेशंस बने या तैयार हुए हैं पिछले कुछ सालों में, मान लीजिए जैसे कि चिनाब रेलवे ब्रिज हो गया, जम्बू ज़ू हो गया, इसी तरह से कश्मीर में या पत्नी टॉप रोपवे हुआ पत्नी टॉप में, फिर यहाँ गुलमर्ग में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना है, फिर ट्रेन सर्विस जो आई है, ये सब चीज़ें हमारे लिए नए आकर्षण के केंद्र बने। तो इनको प्रमोट करना हम ज़रूरी है और उसके साथ साथ हम काम कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बने, जहां हम नए जो उभरते हुए डेस्टिनेशंस हैं उनको एक प्लान्ड तरीके से डेवलप करें, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएं, वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करें ताकि वहां टूरिस्ट चाहें और उनका स्टे बड़ा कंफर्टेबल हो। सर, कुछ ही समय में श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने लगी है। इस बार डिफरेंट क्या रहेगा और रोड जो है वो थ्रू रहे, उनके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? जी, इस बारी जहाँ तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, पूरे इंतज़ाम जो पिछले साल भी किए गए थे उससे बेहतर ही होंगे। चाहे वो होर्डिंग कैपेसिटी हो, चाहे वो लंगर हो, चाहे कोई भी किस्म की फैसिलिटी हो, हेल्थ की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, ट्रैक को इम्प्रूव करने के लिए एक MOU किया गया है BRO के साथ 3 साल का। तो इन सब चीज़ पर आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स के हिसाब से काफ़ी सुविधा रहेगी यात्री के लिए और इस बारी लंबी यात्रा भी है जी। और उसके साथ-साथ सिक्योरिटी के भी पूरे इंतज़ाम किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल फिर बाद में कुछ ख़राब मौसम की वजह से हाईवे भी डैमेज रही थी, तो हम इस बारी भी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी काफ़ी तैयार है कि हाईवे भी चालू रहेगी और हमारी कोशिश होगी कि यात्रा सुचारू रूप से चले और यात्रियों को एक अच्छा अनुभव। सर, जो ट्रेडिशनल अमरनाथ जी रूट था वो पहलगाम था। अब बालटाल जो है वो फेवरेट और पॉपुलर बनता जा रहा है। बट क्या उसको जो पुराना ट्रेडिशनल रूट था उसको प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे? मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग हैं जो पहलगाम से ही जाना पसंद करते हैं, लेकिन वापसी पर बेशक वो बालटाल रूट से आते हैं। तो पहलगाम रूट की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। एक जो रहता था, क्योंकि इसमें नाइट स्टे की बात आती है तो थोड़ा लंबा रास्ता है, तो उसको और सुविधापूर्वक फैसिलिटीज़ वहाँ पर देना, ये प्रायोरिटी रही है गवर्नमेंट की और उसके लिए कई इंतज़ाम किए गए। तो सर, ये इसी को लाइन को आगे ले जाते हैं टूरिज़्म की, तो क्या या फ़िल्म जो शूटिंग्स हैं उनके लिए कितने आपके पास रिक्वेस्ट्स आए हैं? एक 2021 में फ़िल्म पॉलिसी लागू की गई थी, तो उसके बाद एक सिंगल विंडो सिस्टम भी है जिसमें फ़िल्म शूट करने की परमिशन दी जाती है। बेसिकली सरकार का काम है कि कोई शूटिंग करने के लिए आए तो उसको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़े। तो उसके बाद और जो यहाँ सुरक्षा के हालात भी बेहतर हुए, उसकी वजह से काफ़ी रिक्वेस्ट्स आई हैं। कोई पिछले 4-5 सालों में 400 के करीब रिक्वेस्ट्स आई और जैसे-जैसे रिक्वेस्ट्स आती हैं उनको परमिशन मिल जाती है और वो शूटिंग करते हैं। इस बार सुना है कि इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल भी आप करने जा रहे हैं। जी, इरादा है। मुझे लगता है कि इस साल में हम ज़रूर करेंगे वो और इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल भी, और जिसमें पार्टिसिपेशन भी अच्छा होगा। सर, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सप्लाई J&K में इस समय क्या स्टेटस है इसका?
अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो अभी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही है। अगर हम रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात करें, दूर दराज इलाकों की भी बात करें, वहाँ पर भी जो सप्लाईज होनी चाहिए डेली नीड्स के लिए वो हैं। और इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट होती है तो हम जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं इनसे लेकर हम अपनी जो आपूर्ति है वो करते हैं। और उसके साथ साथ गैस की भी सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। और जब से वो सिस्टम लागू हुआ है कि 45 दिन के बाद गांव में और 25 दिन के बाद अर्बन एरियाज़ में करेंगे, और OTP बेस्ड KYC करने के बाद ये सिलेंडर मिलेगा, उससे जो अननेसेसरी एक पैनिक जैसा मच गया पैनिक था, बाइंग हो गई थी, वो ख़त्म हो गई है। उसकी वजह से जो मार्केट में भी अगर देखेंगे काफ़ी स्टेबिलिटी है। जो कंज्यूमर हैं वो भी निश्चिंत नज़र आते हैं कि पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोल हो, डीजल हो या LPG हो, इसकी अवेलेबिलिटी है। सर 2025 के जो यहाँ फ्लड्स थे, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स थे, तो इस डैमेजेस भी काफ़ी हुए। तो रेस्टोरेशन क्या इस वक्त तक हम कहते हैं कि पूरी हो चुकी है या कुछ नहीं, पेंडिंग? मैं ये कहूँगा कि पिछले साल जब ये फ्लड्स हुए तो बहुत डैमेज हुआ था। जी 3000 करोड़ से ज़्यादा का जो आंकलन किया गया था हमारी सड़कों का, पुलों का, अर्बन एरियाज़ में, यूनिवर्सिटी में डैमेज, स्कूलों में बहुत डैमेजेस हुए थे। और उसके बाद सबसे पहले जो फोकस किया गया वो था टेम्परेरी रेस्टोरेशन जी कि काम चले। सड़क है तो फिलहाल इसको चालू करना है, या पानी की सप्लाई कहीं अफेक्ट हुई तो उसकी पानी की सप्लाई को रेस्टोर करना है। इसी तरह से बिजली की सप्लाई, इसी तरह से अगर स्कूल में डैमेज हुआ लेकिन क्लासेस हम शुरू करेंगे तो उसके लिए जो कुछ करना था वो किया गया, उसमें कैपेक्स के भी पैसे खर्च किए गए। तो उसके बाद फिर भारत सरकार की तरफ से जो मदद मिली है, एक जो पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट होता है उसमें हमको 1579 करोड़ सैंक्शन हुए प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, जिनके काम शुरू हुए। और उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी ने 330 करोड़ और दिए थे, और फिर शासकी में भी 1431 करोड़ मिला है। तो कुल मिला के हमारे पास 3400 3500 करोड़ के करीब डैमेजेस के रेस्टोरेशन के लिए मिला है। ये काफ़ी अमाउंट है। अब हमारा काम इस टाइम ये है कि परमानेंट रेस्टोरेशन इन चीज़ों का करें। उनके कई जगहों पर काम शुरू हो चुके हैं और कुछ टेंडर स्टेज में हैं। ये काम भी अब परमानेंट रेस्टोरेशन जिसको कहते हैं कि एक स्थायी सोल्यूशन इसका निकले, उस पर काम चल रहा है। कुछ सड़कें जो हैं वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई काम के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ सबसे पहला criteria है? इशू यही था कि पैसा आ गया, फरवरी मार्च इसमें पैसा आ गया। अब इनके टेंडर भी हो चुके हैं मोस्ट ऑफ दिस वर्क्स के, और कुछ जगहों पर काम शुरू हो गया और बाकी जगहों पर काम शुरू हो जाएगा। सर अब इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात करें तो क्या आप उसके हेल्थ कैसे देखते हैं और इन्वेस्टमेंट्स की क्या स्टेटस है? इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम देखें काफ़ी जंप आया है। एक आंकड़ा मैं कल ही देख रहा था कि 2000 अगर हम 18 की या कुछ ऐसी बात करें जी तो लगभग कोई 500-600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट J&K में हुआ था, और ये फिगर बढ़कर पिछले साल 2025 में लगभग 5,500 करोड़ हुई है। तो 8 टाइम्स 7 टाइम्स पर ईयर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस तो है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, कि सिक्योरिटी सिचुएशन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपेयर्डनेस, डिपार्टमेंट का सपोर्ट अवेलेबल है। अब हमको इसी को जो भारत सरकार ने पैकेज भी अनाउंस किया उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा है, और J&K गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ यहाँ पर रोल आउट की हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसका भी काम चल रहा है। और अब अभी हम एक नई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं जिसमें एक कमेटी भी गठित की गई है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको और सपोर्ट करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि जल्दी ही 1-2 महीने में उनकी रिपोर्ट आएगी, तो वो भी फिर लोगों के सामने रखी जाएगी कि ये सुझाव आए हैं जिस तरह से हम इंडस्ट्री को और सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है जो पिछले दिनों में आपने किया था, MSME हेल्थ क्लिनिक, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में लगभग 7-8 लाख ऐसे MSMEs हैं
जो कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। जी। उद्यम पोर्टल भारत सरकार का। तो हमें नहीं मालूम, कई सारे आप देखते होंगे कि जो एमएसएमईज होते हैं कुछ देर ठीक चलते हैं, फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो क्या हम इनको टाइम पर एग्जामिन करके हम इनको काउंसलिंग और सपोर्ट के ज़रिए इनको मदद कर सकते हैं क्या, ताकि इनको डिस्ट्रेस नहीं आए, और अगर डिस्ट्रेस में है इनको डिस्ट्रेस से कैसे निकालें और ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें। ये एक पहल है। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो डेटा है सारा, वो जीएसटी का डेटा हो या इनके बैंक का डेटा हो या पावर ड्यूज का डेटा हो, या वॉलंटरली जो कोई भी यूनिट होल्डर अपना डेटा शेयर करना चाहता है, तो उसके हेल्थ को एग्जामिन करके एक तो उसको सर्टिफिकेट जैसी दी जाए कि हेल्थ आपका हमने देखा आपका ठीक है या कुछ प्रॉब्लम्स है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक रूट कॉज एनालिसिस भी उसमें होगा जो उसको बताएगा कि आपके यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें अपेक्षा ये है कि मान लीजिए 70% 80% ऐसे यूनिट होंगे जो कि ठीक ठाक चल रहे हैं, उनको तो वो तो चलेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे भी होंगे जो स्ट्रेस में हैं या जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो उनके लिए क्या कदम उठाना है, उसके लिए टीम्स गठित की जाएंगी। हमारा स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की व्यवस्था ऑलरेडी लागू है हर ज़िले में मिशन युवा के तहत, तो उसमें एक्सपर्ट्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, और डीसी साहब इसको चेयर करते हैं। तो उनको जिम्मेदारी देनी है कि आप इन यूनिट्स को, खास तौर से जो स्ट्रेस्ड हैं और क्रिटिकल हैं, इनको देखें। वो आपके पास आएँ, आप उनके पास जाएं और देखें उसमें क्या दिक्कत आ रही है। कुछ दिक्कतें ऐसी होंगी जो कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजॉल्व कर सकेंगे। अब कुछ ऐसी दिक्कतें कभी कभी होंगी जो कि इंडस्ट्री लेवल की है, वो पूरे जम्मू कश्मीर को अफेक्ट कर रही हैं या एक पूरे रीजन को अफेक्ट कर रही हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, वो फिर सेंट्रल लेवल पर आईआईएम इसको सारे को एंकर करेगा, आईआईएम जम्मू, उनका भी सपोर्ट लिया जाएगा कि उनकी क्या सजेशन है, पॉलिसी इंटरवेंशन की अगर ज़रूरत है किसी सेक्टर के लिए, तो उस तरीके की वो हमको पॉलिसी सपोर्ट भी, सजेशंस भी मिलेंगी, जिसको सरकार टाइम पर काम करती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि आमतौर पर एक एमएसएमई है जो एंटरप्रेन्योर है, उसको हम बैंक के हवाले कर देते हैं, थोड़ा सा अगर उसने सब्सिडी लेनी होगी वो ले ली सरकार से अलग अलग स्कीमों के ज़रिए, उसके बाद फिर वो चला पाए नहीं चला पाए उसको ज़्यादा हम उसकी देखभाल नहीं कर पाते। तो अब ये सिस्टम ऐसा होगा कि हम उसको एक मेंटरिंग जैसी हो, काउंसलिंग हो और ट्रैकिंग भी हो कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो इसको ये इसके माइंड में होगा कि बैंक तो है, मगर बैंक के अलावा सरकार भी हमारे साथ है कि अगर कुछ मदद की ज़रूरत होगी, ज़्यादा तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करा सकते हैं, दूसरे किसी यूनिट का विजिट करा सकते हैं, तो वो भी इसमें हो कि तो ये सिक होने से बचे। सॉर्ट ऑफ सिक यूनिट्स की रिवाइवल जो है रिवाइवल के लिए। हाँ, और अब इसमें भारत सरकार ने कई नई स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे अभी एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमईज स्कीम, तो उन सब का फ़ायदा उठा के कन्वर्जेंस मोड में मुझे लगता है काफ़ी कुछ किया जा सकता है। सर, ये जो इंडस्ट्री है ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ है, और दूसरा आपका एक और जो है फास्ट ट्रैक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो क्या प्रोग्राम है सर? वो प्रोग्राम यही है कि हमारी जो वैकेंसीज़ हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको जल्दी से जल्दी भरना। इनमें कई तरह की के अड़चनें आती रहती हैं, कहीं कोर्ट केस होता है, कहीं रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई डाउट होता है, या कुछ कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं रिक्रूटिंग एजेंसी और डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो हम बीच बीच में कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उनको हल करते हैं कि कुछ क्वायरीज होती हैं, मान लीजिए एसएसआरबी से आ गया या पब्लिक सर्विस कमीशन से आया, उसका टाइम पर जवाब जाए, इंडेंट्स ठीक तरीके से जाएं, रिजर्वेशन रोस्टर ठीक तरीके से अप्लाई किया जाए, ताकि ये कोऑर्डिनेशन के इश्यूज स्मूथन हो जाए, ताकि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये किसी इंटरप्शन के बगैर, किसी रुकावट के बगैर चले। तो आप क्या देखते हैं आने वाले समय में कितने लोग रिक्रूट हो सकते हैं? अच्छे खासे जो हमारी वैकेंसीज हैं, अभी आपने देखा कि रिसेंटली 4000 कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट हुई थी, और अब 2600 कांस्टेबल्स की और भर्ती की जा रही है। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये जो है क्या कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उनमें रिक्रूटमेंट चल रही है।
ड्राइवर्स की, उसको जोर दिया जाएगा फुल स्पीड से, जितना जल्दी जितना हम रिक्रूटमेंट कर सकें वो किया जाएगा। सर, अब जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि सवाल तो बहुत होते हैं जब आपके पास आएँ तो, लेकिन अब कट शॉर्ट करते हम कहेंगे कि जो पावर सेक्टर में डिमांड सप्लाई में गैप कितना है, और जो ये पीएम सूर्य घर बिजली है, मुफ्त बिजली का, इसने कितना हेल्प किया है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने काफ़ी हेल्प किया, हमारे काफ़ी मेगावाट इससे जनरेट हो गए। अगर आप देश में देखें कितने लाख घरों ने सोलर रूफटॉप्स लगाए हैं और कितनी हम सोलर पावर जनरेट कर रहे हैं, आपको लगेगा ये एक बहुत बड़े पावर प्रोजेक्ट से कम नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर का एग्जैक्ट फिगर मुझे यहाँ पर नहीं है, बट 50 मेगावाट से ज़्यादा हम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हमको हाइडल का इस तरीके का प्रोजेक्ट जनरेट करना तो हमको कई साल लग जाते हैं जी। तो इसको जितने लोग, और बहुत से लोग आप देखेंगे उनकी बिल या तो ज़ीरो या ज़ीरो के करीब हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका उठाना चाहिए। और एक और प्रोसेस इसमें चल रहा है कि सरकार की जो अपनी बिल्डिंग्स उनका भी सोलराइजेशन चल रहा है। तो हमारा लक्ष्य था कोई 23,000 करने का, अभी 8,000 के करीब पहुँचे, बट उसमें भी और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि सारे जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनका भी सोलराइजेशन किया जाए। तो ये जो सोलराइजेशन हुई है सर, इसके बावजूद डिमांड सप्लाई में गैप है? डिमांड सप्लाई में गैप है। उसके लिए आपको पता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मान लीजिए हम बार बार कहते हैं कि हमारा एस्टिमेटेड पावर पोटेंशियल कोई 18,000 मेगावाट का है, जिसमें से लगभग 3,500 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं और 3,000 से थोड़ा ज़्यादा मेगावाट के प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। तो ये हुआ 6,500। उसके अलावा और कोई 3,000 साढ़े 3,000 के मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल अब शुरू होने की स्टेज में, जो फाइनल अप्रूवल की स्टेज में है, तो वो भी शुरू हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा जो कहते हैं कि पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी होगा और फिर आस्ता आस्ता आप देखेंगे जनरेशन भी होगा। लेकिन जो सीज़न की जो डिमांड की हमको ज़रूरत पड़ती है वो हम परचेज़ करते हैं, हमारे पावर परचेज़ एग्रीमेंट्स हैं और उसमें से हम पावर परचेज़ भी करते हैं हर साल और लोगों को देते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि शेड्यूल कर्टेलमेंट का नोटिफाई किया जाए, उसका पालन हो, अनशेड्यूल्ड कट्स नहीं हो। सर, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।